मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 28। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 27 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मीना कहती है हाँ तो कैंसर का अब इलाज भी तो है। रूही कहती है कैंसर का इलाज है पर लास्ट स्टेज का नहीं। तभी मीना का घर आ जाता है। मीना कहती है चल मेरा घर आ गया, अब मैं जाती हूँ। तू आज ये कहानी पढ़ ले, वैसे भी कल ऑफिस ऑफ है। तू कल मुझे ये पूरी कहानी सुना देना। अगले दिन रूही और मीना इस वक्त पार्क में मौजूद थे। मीना कहती है चल बता आगे क्या पता चला। रूही कहती है मुझे नहीं पता। मीना हैरानी से कहती है क्यों, तूने रात में पढ़ी नहीं? रूही कहती है नहीं यार, घर में जैसी ही घुसी कि मम्मी सबसे पहली डायरी के बारे में पूछी और अपने पास रख ली। पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई। मीना कहती है तो अब डायरी निकालना, देखते हैं आगे क्या होगा। रूही अपने बैग से डायरी निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। अब हम लोग उस डायरी के बारे में जानते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा हुआ है। 1 महीने बाद आकाश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। फिर भी डिम्पल हर रोज़ हॉस्पिटल में आकर आकाश का ध्यान रखती थी। कई बार तो वो रात को हॉस्पिटल में ही रुकती ताकि वो आकाश का ख्याल रख सके। एक रात आकाश बेड पर लेटा हुआ था। वहीं उसकी बगल में खड़े होकर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं आकाश समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। तुम्हारी हालत अब दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। तुम्हें कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आकाश मुस्कुरा कर कहता है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है डॉक्टर, एक न एक दिन सबको मरना होता है। आज मैं जा रहा हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा। डॉक्टर कहते हैं आकाश तुम्हारे डैड रोज़ तुम्हारे बारे में पूछते हैं, समझ नहीं आता मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। आकाश कहता है मेरे डैड इतने भी कमज़ोर नहीं हैं डॉक्टर, कमज़ोर तो मैं हूं। डॉक्टर कहते हैं ऐसा नहीं है आकाश, अच्छा तुम आराम करो, मुझे और पेशेंट को भी देखना है। आकाश सर हिला देता है, जिसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। आकाश आंख बंद कर लेता है। तभी उसे दरवाज़े खुलने की आवाज़ आती है। आकाश आंखें खोलता है। सामने डिम्पल आ रही थी। डिम्पल कहती है अब कैसे हो? आकाश कहता है बस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। डिम्पल गुस्से से कहती है सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? आकाश कहता है सॉरी। डिम्पल आकाश के पास आकर बैठ जाती है। आकाश कहता है तुम क्यों रोज़ रोज़ हॉस्पिटल आकर अपना वक्त बर्बाद करती हो? फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसे में तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर फेल हो गई तो? डिम्पल कहती है फेल होने का होगा तो हो जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे पास ही आना चाहिए और एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। आकाश कहता है डिम्पल मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। डिम्पल कहती है बताओ क्या बताना है? आकाश कहता है आज से कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। ये जानने के बाद तो जैसे मेरे घर पे पहाड़ ही टूट चुका था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं डैड अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भी टूट गए थे। और मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं था, ना ही दुनिया देखी। डिम्पल बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। मेरे भी कुछ सपने थे अपने मम्मी पापा को लेकर, जिन्हें इतने कम समय में पूरा करना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। तब मैंने डिसाइड किया कि अब जितनी भी लाइफ बची है उसे खाली जी लूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स से भी कह दिया था जब मैं मर रहा हूँ तो आप मेरे सामने मत आइएगा, वरना इतना दर्द मुझे मेरी मौत का नहीं होगा। इसके बाद मैं निकल गया दुनिया घूमने। कॉलेज से लीव लेकर जा ही रहा था
कि एक लड़की से टक्कर हो गई और मेरी दुनिया वहीं थम गई। उस लड़की के चेहरे की मासूमियत पर से तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी और जब वो लड़की ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, हाय, मैं तो फ़िदा हो गया उस पे। और जब उसने मुझे छुआ, मेरे तो पूरे शरीर में करंट दौड़ पड़ा था। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल ना हो गई। मैंने तो अपनी किस्मत में लिखा मान लिया था, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे दोबारा जीने की इच्छा होने लगी। लेकिन मैं जानता था ऐसा नहीं हो सकता। मैं दुनिया घूमने चला गया, लेकिन मैं उसकी पल पल की खबरें लेता था। और जानती हो मुझे क्या पता चला? वो लड़की किसी और से प्यार करती है, जो उससे प्यार नहीं करता, या शायद करता है पर मानता नहीं है। ये सुनकर डिम्पल को बेचैनी होने लगी। क्या आकाश उसकी बात कर रहा है? क्या वो उससे प्यार करता है? आकाश कहता है, मैं वापस मुंबई आया और आते ही मुझे वो दिखी। उसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जानती हो वो मुझ पे बरस रही थी, वो मुझे डांटे जा रही थी, पर मुझे तो उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर बहुत प्यार आ रहा था। मैं उससे बातें करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो किसी जल्दबाजी में थी। वो वहाँ से चली गई। उसके अगले दिन उसका जन्मदिन था। मैं उससे मिलने उस कैफ़े में गया जहाँ वो काम करती थी, लेकिन उस दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो जिससे प्यार करती थी उसी ने उसका दिल तोड़ दिया। उसे सबके सामने बेइज्जत किया। जिस दिन उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए थी, उस दिन उसके आंखों में आंसू थे। मैंने उसे रोते हुए देखा। मैं उसे रोककर उसे गले लगाना चाहता था, उसे संभालना चाहता था, पर मेरे पास कोई हक नहीं था। मैंने 1-2 दिन तक उसका पीछा किया। वो पहले से बहुत शांत हो गई थी, उसका मुस्कान भी गायब हो गई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर रहूँगा और मैं चला गया कॉलेज। मैं उससे मिला, मैंने उससे बात की। मिलते ही उसने मुझसे पैसे मांगे। धीरे धीरे मैंने उससे दोस्ती की और आज मैं उस लड़की का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। डिम्पल आकाश की बात सुनने के बाद से ही रोए जा रही थी। वो तुरंत आकाश के गले लग गई। डिम्पल कहती है, कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैंने तो कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। सिद्धार्थ को प्यार करने के बाद किसी को प्यार करना मेरे बस में नहीं था। ये तुम भी जानते थे, फिर भी मुझसे इतना प्यार किया। मेरे चेहरे पर अगर दोबारा मुस्कान आई तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो आकाश। आकाश कहता है, इस बात की ही तो मुझे खुशी है डिम्पल, कि तुम्हारे खुशी की वजह मैं हूँ। आकाश डिम्पल के चेहरे के करीब आता जा रहा था, जिसे देख डिम्पल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर आकाश को दुखी करना वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए पीछे हटने के बजाय वो अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ा और उसके माथे को गहराई से चूम लिया। डिम्पल आंखें खोली और आकाश को देखने लगी। आकाश कहता है, मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा है डिम्पल, लेकिन कभी पाना नहीं चाहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में सिद्धार्थ की जगह है। वो तुम चाहकर भी कभी किसी को नहीं दे पाओगी, और मैं चाहता भी नहीं। अच्छा, ये टॉपिक छोड़ो, बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। डिम्पल कहती है, ओके, गुड नाइट। आकाश मुस्कुरा देता है। डिम्पल पास में रखे सोफ़े पर जाके सो जाती है। वहीं आकाश डिम्पल को देखे जा रहा था। अगली सुबह खिड़की से आती धूप डिम्पल के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़र सामने बेड पर सो रहे आकाश पर जाती है। वो उठकर आकाश के पास बैठ जाती है। डिम्पल कहती है, आकाश, सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ। पर आकाश नहीं उठता। आकाश के ना उठने से डिम्पल घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने लगी। डिम्पल अपना हाथ आकाश के सीने पर रखती है। उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। डिम्पल ने अब ध्यान दिया कि आकाश का शरीर ठंडा पड़ चुका है। यह समझते ही डिम्पल रोने लगी।
डिम्पल आकाश का हाथ थाम कर कहती है, आकाश प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अपना इतना अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहती। प्लीज़ आकाश वापस आ जाओ प्लीज़। 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते हो गए थे आकाश को दुनिया छोड़े हुए। उसके माता पिता, उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। अब उनका इकलौता सहारा उनका छोटा बेटा था। मुंबई शहर ने उनसे उनका बेटा छीन लिया था, इसलिए वो तीनों अपना सब कुछ बेच के विदेश चले गए और वहीं सेटल हो गए। और वहीं डिम्पल की मुस्कान दोबारा जा चुकी थी। डिम्पल को उदास देख सिद्धार्थ भी बहुत दुखी था। दिन बीतते जा रहे थे और डिम्पल और सिद्धार्थ के फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इस वक्त सभी का ध्यान एग्ज़ाम में था। बात की जाए सिद्धार्थ की तो उसके लिए अपनी फीलिंग से दूर जाना मुश्किल होता जा रहा था। वो समझ चुका था कि वो डिम्पल को चाहने लगा है, ना कि सिर्फ अब से बल्कि तब से जब से उसने डिम्पल को पहली बार देखा था। वो अपने पापा को नाराज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अब डिम्पल से दूर रहना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सिद्धार्थ अपने दिल की बात डिम्पल को बता देगा और किसी तरह अपने पापा को समझा लेगा। लेकिन उसे डर लगा था कि कहीं उसने ज़्यादा देर ना कर दी हो। वहीं डिम्पल के पापा ने डिम्पल के लिए एक लड़के को पसंद कर लिया था, जिससे डिम्पल को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, जिससे डिम्पल के घर वालों ने तय किया कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब डिम्पल वापस कानपुर आएगी तो उसकी शादी कर दी जाएगी, जिससे डिम्पल भी राज़ी हो गई थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिन बाद सिद्धार्थ फेरी कैफ़े के सामने खड़ा था। उसके हाथ में फूलों का बुके था। सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ घबरा मत, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। डिम्पल तुझसे बहुत प्यार करती है, वो तुझे मना नहीं करेगी। लेकिन मैंने जो किया था, क्या पता वो मुझसे अभी भी नफ़रत करती हो। मैं क्या करूं? मेरी तो जान जा रही है ये सोच सोच कर कि डिम्पल मुझे कहीं ना कह दे। सिद्धार्थ गहरी सांस भरकर कहता है, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, तूने डिम्पल को बेइज्जत इसी कैफ़े में किया था। आज उसी कैफ़े में सबके सामने डिम्पल को प्रपोज़ करूँगा और चाहे मुझे उसके पैरों में पड़ना पड़े मैं पड़ूँगा, पर डिम्पल को अपने आप से दूर होने नहीं दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट कल आएगा। सिद्धार्थ डिम्पल को प्रपोज़ करता है या नहीं, ये आपको कल पता चलेगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।